हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 25 अक्टूबर और आज हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। पहली जो न्यूज़ है वो आती है हमारी पार्शियल लूनर एक्लिप्स की। पार्शियल लूनर एक्लिप्स अभी होने वाला है अक्टूबर में ही। अब ये होता कब है बेसिकली, पहले बात करते हैं लूनर एक्लिप्स क्या होता है। लूनर एक्लिप्स ये होता है कि भाई सन जो होता है और जो मून होता है उसके बीच में अर्थ आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ की शैडो जो होती है वो मून पे आती है और मून डार्क हो जाता है, ठीक है। तो अब पार्शियल में क्या होता है ना, ये जो अलाइनमेंट होना होता है सन अर्थ, ये जो अलाइनमेंट होना होता है सन अर्थ और मून का, वो एकदम प्रॉपरली अलाइन नहीं होता, एकदम प्रॉपर अलाइन नहीं होता, जिसके कारण मून का कुछ ही हिस्से पे जो होती है शैडो आ पाती है। तो इसलिए उसको पार्शियल लूनार एक्लिप्स बोल देते हैं। तो देखो वही लिखा है इसमें, हैपेंस व्हेन पार्ट ऑफ द मून एंटर्स द अर्थ शैडो, ओनली पार्ट ऑफ द मून, एंड इट हैपेंस व्हेन एन इम्परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ सन अर्थ and moon results in the moon passing through only part of the earth's umbra or earth shadow. All right, and then the shadow grows and then recedes without even entirely covering the moon. मून को पूरा कवर भी नहीं करती वो वाली शैडो, और इसलिए इसको पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और लूनर एक्लिप्स होने के लिए दो सेलेस्टियल इवेंट्स होने ज़रूरी हैं एट द सेम टाइम। पहला तो फुल मून होना चाहिए और सन अर्थ और मून का एक स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सिम स्वैपिंग। अब ये एक तरीके का फ्रॉड है जो कि काफ़ी होता है। इसमें होता क्या है ना, इसमें जो हैकर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका टारगेट होता है उसको कुछ मतलब बहुत सारे मैसेजेस भेजेंगे, ईमेल्स भेजेंगे, कॉल्स भेजेंगे, जिससे उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो गेन कर पाए, ठीक है। टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोटेंशियल टारगेट थ्रू फिशिंग लाइक फेक ईमेल्स और विशिंग, फ्रॉडुलेंट फ़ोन कॉल्स और स्मिशिंग, फेक टेक्स्ट मैसेजेस। अब एक बार वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको, फिर वो क्या करते हैं ना, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से एक फेक आईडी बनाते हैं और उनको इम्पर्सनेट करते हैं। मतलब जो उनका विक्टिम है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उसको इम्पर्सनेट करते हैं और फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ट्रिक करते हैं कि उनको एक डुप्लीकेट सिम कार्ड जो है वो चाहिए। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन वो फेक ईमेल्स वगैरह से, फेक मैसेजेस वगैरह से गेन करते हैं, उससे वो अपनी फेक आईडी बनाकर और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो वही जो उनका टारगेट है वो वही है, और उस तरह से वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ट्रिक करते हैं कि भाई उन्हें एक डुप्लीकेट सिम कार्ड चाहिए। वो कुछ भी अपना बहाना बना देते हैं, जैसे कि मान लो हमारा फ़ोन गुम गया है या फिर जो पुराना सिम कार्ड था वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से हमें नया सिम कार्ड चाहिए, ठीक है। और जब उनको नया सिम कार्ड मिल जाता है और वो स्टार्ट करने लग जाता है तो पुराना वाला सिम जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इस डुप्लीकेट सिम से वो काफ़ी सारे फ्रॉड्स कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनमें वन टाइम पासवर्ड के थ्रू या फिर बाकी चीज़ों के थ्रू वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और जिससे वो विक्टिम के बैंक अकाउंट में से काफ़ी सारे पैसे निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिक करते हैं अपने टारगेट को, और इसी को सिम स्वैपिंग कहते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट टेक ओवर फ्रॉड इन विच क्रिमिनल्स गेन एक्सेस टू द विक्टिम्स फोन। ऑल राइट, तो बस यही बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं वीज़ा शॉपिंग की तरफ। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक तरीके की प्रैक्टिस है जो काफ़ी टाइम से आजकल बढ़ रही है। इसमें होता क्या है, इसमें लोग क्या करते हैं ना, कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, चाहे उनको चाहिए हो शायद या शायद नहीं भी चाहिए हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा क्यों करेंगे वो, ठीक है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कई बार वीज़ा के प्रोसेस, वीज़ा पूरा
वीज़ा का जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी हो सकता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो अगर इमीडिएटली भी नहीं जाना चाहते किसी कंट्री में, लेकिन हाँ पहले ही अप्लाई कर देते हैं, तो उनके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको वीज़ा मिल जाएगा ऑफ देयर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये लिखा है उसमें कि गिवन द लेंथी एंड अनसर्टेन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, सम पीपल एक्वायर वीज़ाज फॉर कंट्रीज दे डू नॉट इंटेंड टू विजिट इमीडिएटली। ऑल राइट। और कौन से केसेस में ये वीज़ा शॉपिंग करते हैं, तो जैसे कि एक तरीके का सिस्टम होता है शेंगन सिस्टम। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में होता है। ये इस्टेब्लिश्ड 1985 में हुआ था। इसमें ये होता है कि कुछ अराउंड मोर देन 24 नेशंस हैं, उनमें एक अग्रीमेंट हुआ था कि ये लोग फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं लोगों का, मतलब बॉर्डर्स उतने रिजिड नहीं होते इनके, तो कोई ज़्यादा बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता और फ्री मूवमेंट इन सारी कंट्रीज़ में अलाउ होता है। तो लोग क्या करते हैं ना, मान लो किसी को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो किसी को जर्मनी जाना है लेकिन उनका वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे ना, बाकी की कोई जो कंट्री होगी जिसका जो शेंगन सिस्टम का भी पार्ट हो और जिसका वीज़ा भी आसानी से मिल जाए, तो वहाँ से उसका वीज़ा ले लेंगे। उसके बाद फ्री मूवमेंट तो अलाउ हुई, तो वहाँ से उस तरीके से फिर वो जर्मनी में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बाईपास करते हैं वीज़ा वाला सिस्टम को। ठीक है, तो इन वाले केसेस में भी वीज़ा शॉपिंग होती है। तो ये लिखा है शेंगन वीज़ा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीज़ा शॉपिंग एज इट अलाउज अ पर्सन to go to several European countries without need of separate visas. Yes. ठीक है, और ये लिखा है if a person gets Schengen visa from one country then he get access to other Schengen countries also. मतलब एक कंट्री का भी उनको वीज़ा मिल गया जो कि इस एग्रीमेंट का पार्ट है यूरोप में, तो उनको बाकी की कंट्रीज जो इसका पार्ट होंगी वहाँ पे भी उनको एक्सेस मिल जाता है। तो when individuals don't get visas for the some intended country, मतलब जिस कंट्री का उनको वीज़ा चाहिए था उनको अगर नहीं मिल पाता तो वो किसी और कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं ताकि उस वाली कंट्री में जिसमें एक्चुअल में उन्हें जाना था वो फ्री मूवमेंट के थ्रू जा पाएँ। ये बात होती है इसमें। तो यही बात है, बेसिकली ये वाले केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं कि भाई इमीडिएटली नहीं जाना लेकिन वीज़ा के लिए पहले ही अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी और कंट्री में जाना है लेकिन किसी और कंट्री के थ्रू जा रहे हैं। अब ये सब देखो होता तो लीगल ही है, लेकिन क्योंकि इसको यूज़ किया जा रहा है टू बाईपास दिस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्टफ, तो कुछ कंट्रीज़ आजकल इस पर चेक लगाने लगी हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है एम्बेसीज आर नाउ डूइंग प्रॉपर स्क्रूटिनी टू चेक इट। ठीक है, ताकि कुछ लोग अगर इसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं तो वो उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन ले सकती हो कि उनको वीज़ा के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। तो ये बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं आगे, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है, तो वो ये है कि एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है चैनलाइसिस, उसकी रिपोर्ट आई है 2023 की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स के तहत इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर ग्रास रूट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन की बात करें तो 2022 में ये फोर्थ पोजीशन पे था इंडिया और अभी फर्स्ट पे आ चुका है। और देखो हमारे काफ़ी सारे रेगुलेटरी कंडीशंस है हमारी कंट्री में, प्रॉपरली अलाउड भी नहीं है, उसके बावजूद भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा है इट इज़ डिस्प्लेइंग रिमार्केबल रेजिलियंस इन द फेज ऑफ चैलेंजिंग रेगुलेटरी कंडीशंस। ठीक है, अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी होती क्या है भाई, तो वही एक तरीके की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है और एक क्रिप्टिक होती है, मतलब कुछ एनक्रिप्शंस के थ्रू सिक्योर्ड होती है। और ये एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, मतलब किसी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन के थ्रू कंट्रोल नहीं होती। ऑल राइट, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जो कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अक्रॉस अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये एक शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दिया मैंने क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। वैसे तो डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा और काफ़ी डिटेल में समझेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इतना बहुत है अभी। तो उसके बाद आगे बढ़ें तो आता है आदि महोत्सव। जी हाँ, ये एक तरीके का
ट्राइबल फेस्टिवल होता है हमारे देश में, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अहमदाबाद में इनाग्रेट हो जाएगा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इसे इनाग्रेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो ये ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इसे ऑर्गेनाइज करवाती है। अब इसका एम क्या होता है, बेसिकली फेस्टिवल शोकेसेस ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। बेसिकली जो भी ट्राइब से रिलेटेड आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं या उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे शोकेस करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आना है, लोगों तक कैसे ले जाना है, उससे रिलेटेड इसमें काम होता है। तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग ट्राइबल कल्चर टू अ नेशनल ऑडियंस, ठीक है, एंड इट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स, क्विजीन्स, कॉमर्स, ट्रेडिशनल आर्ट। सिंपल है इसमें तो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंडलूम, पॉटरी, ज्वेलरी एंड ऑल्सो मिलेट्स ग्रोन बाय ट्राइबल्स, ठीक है, ये बात है इसमें। अब बात करते हैं ट्राइफेड क्या है, तो ये एक नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। और इनका मेन काम क्या है, मेन काम यही है कि जो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स है या ट्राइबल के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्राइब्स ग्रो करती हैं उनको कैसे मार्केट किया जाए प्रॉपर्ली, उनको कैसे डेवलप किया जाए ताकि जो ट्राइब्स हैं उनको उसका प्रॉपर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके, ठीक है। तो ये बनाई गई थी 1987 में और रजिस्टर हुई थी किसके अंदर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, ठीक है। एंड काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ट्राइब्स को ताकि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे से सेल हो पाए, अच्छी प्राइस पे सेल हो पाए, उनको एक उचित दाम मिले अपने प्रोडक्ट्स का, और उसके लिए वो ट्राइबल लोगों को नॉलेज देती है, टूल्स देती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल लोगों को कैसे आगे से आगे प्रमोट किया जाए, उनको भी आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यही बात है इसमें, और आज का सेशन इतना ही था। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।